गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो जो अपन बात करेंगे इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी अपन दो तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं अपन काइनेटिक स्टेबिलिटी और एक देखते हैं अपन किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, पहला हुआ अपना क्या, काइनेटिक स्टेबिलिटी, और दूसरा हुआ अपना क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आपने दो टर्म सुनी होंगी, क्या, इनर्ट और लेवाइल। तो ये इनर्ट और लेवाइल जो टर्म होती हैं वो किसको बिलोंग करती हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी को। जबकि बात करें अपन स्टेबल और अनस्टेबल टर्म्स की तो वो बिलोंग करती हैं किसको, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात वो क्या देखनी है अपने को यहाँ पर, वो ये कि अपना जो काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सारा कुछ पढ़ेंगे किसके बारे में, काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है आज क्या, काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो इसमें अपन पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। लाइक अपने पास है एक कॉम्प्लेक्स है और इसकी रिएक्शन करवाई है, तो अपन करवा रहे हैं क्या, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो माना कि अपनी जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, तो ये क्या हुआ अपना, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी कहती है कि यदि ये जो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है अपना, यहाँ पर क्या हो रहा है अपना, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो काइनेटिक स्टेबिलिटी कहती है कि यदि ये लिगैंड सब्स्टिट्यूशन ईजीली हो रहा है, ठीक है, तो अपना कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो अपना कॉम्प्लेक्स होगा लेवाइल, यानी कि वो इजीली लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। और यदि ये लिगैंड सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं हो रहा है, डजंट टेक्स प्लेस इजीली, तो उस केस में अपना कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, इनर्ट। ठीक है, अब बात आई कि हम इसको लेबाइल इनर्ट बोल कैसे रहे कॉम्प्लेक्स को, तो उसके लिए जो अपने को डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, टॉबे नामक साइंटिस्ट ने। तो टॉबे ने क्या कहा था, टॉबे ने कहा था, उसके 4 पॉइंट से देखना। पहला, यदि कोई रिएक्शन हो रही है अपनी, ठीक है, और वो विदिन 1 मिनट हो रही है, विदिन 1 मिनट। ठीक है, दूसरा क्या बोला उसने कि उसमें जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी, उनकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है। तीसरी, जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो कितना हो, रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसमें कोई भी कैटालिस्ट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कि कैटालिस्ट क्या है अपना, एब्सेंस। तो उस केस में जो अपना कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन दे रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा अपना, लेबाइल हो जाएगा। तो क्या कहा टॉबे ने कहा कि यदि कोई रिएक्शन हो रही है विदिन 1 मिनट और उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कोई भी कैटालिस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स कैसा होगा अपना, लेबाइल होगा, जल्दी से रिएक्शन दे देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। और यदि ऐसा नहीं है तो वो अपना कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यदि इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं किससे, अपन अपना एक्टिवेशन एनर्जी से करें। क्यों करेंगे अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। देखो, ठीक है, देखो अपने को पता है क्या कि अभी मैंने आपके लिए रिएक्शन लिख के दी थी क्या, कि MLN में लिगैंड सब्स्टिट्यूशन करवाना है अपने को। और कैसे करवा रहे हैं अपन, MLN-1 L-L।
तो इसके लिए यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यदि हम रेट कांस्टेंट माने क्या के, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी अपनी इतनी, ठीक है। और आरएनएस क्या कहता है कि जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ए की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी एम एल एन एल डैश, ठीक है। अब देखो तो अभी ना जो जो कहा वो हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे उसको लेवाइल शो करने के लिए, ठीक है। तो देखो उसने कहा कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.1 m, ठीक है। उसने बोला जो अपना टेम्परेचर है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तीसरी चीज़ उसने जो बोली वो बोली थी क्या, कैटालिस्ट एब्सेंस होना चाहिए। अब बताओ यदि कैटालिस्ट एब्सेंस होगा तो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैटालिस्ट क्या करता है, अपने पाथ को चेंज करता है, रिएक्शन के को उस पाथ पर ले जाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो कैटालिस्ट क्या है, एब्सेंस है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या बता रहा है अपने को, कैटालिस्ट एब्सेंस होने को, ठीक है। और ये रिएक्शन हो रही है क्या, विद इन 1 मिनट यदि हो रही है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा अपना, लेवाइल होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं क्या कि यदि अपनी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा अपना, इनर्ट हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि अपनी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लेवाइल हो जाएगा, वो इजीली रिएक्शन दे देगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक स्टेबिलिटी को हम और किससे लिंक कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये हुआ अपना काइनेटिक स्टेबिलिटी का एक ब्रीफ हुआ, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखो क्या आगे अपन पढ़ते हैं कि ये अपना काइनेटिक स्टेबिलिटी में लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऐसे ही एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि ये 2 टाइप का सब्स्टिट्यूशन देता है। तो वो कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। देखो तो ये जो सब्स्टिट्यूशन देखेंगे अपन इसमें, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो 2 टाइप का होगा अपना। पहला होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होगा अपना क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपन पढ़ते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है अपने को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने बताया क्या, ये कितने टाइप की होती हैं अपनी, 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है अपना क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो दूसरा होता है अपना क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी को अपन कहते हैं क्या, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपना जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो कौन सा होता है, मेटल होता है। तो बेसिकली इसमें सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, मेटल्स का होगा। देखो कैसे, ऑक्टाहेड्रल, ये हम जो पढ़ रहे हैं किन में पढ़ रहे हैं अपन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। तो मेटल है अपना, ये लिगेंड्स हैं इसके चारों 6 लिगेंड होंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और कोई दूसरी मेटल जिसके साथ सब्स्टिट्यूशन करवाना है वो ले लिया मैंने क्या, M डैश, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या मिलेगा मेरे को, सब्स्टिट्यूशन के बाद मिलेगा मेरे को M डैश L L L
एल 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 और मेटल सब्स्टिट्यूट। ये रिएक्शन जो होती है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती? इजीली देखो, इसमें क्या होगा कि हमें ये 6 बॉन्ड्स जो हैं वो ये 6 के 6 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये 6 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी? बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। इसलिए ये कैसी मिलती हैं? लेस मिलती हैं नेचर में। ठीक है, जो मोस्टली हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिगैंड सब्स्टिट्यूशन भी क्यों कह रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो ऐसा सेंटर कौन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? वो करता है कौन? लिगैंड। इसलिए इसे बोलते हैं अपन क्या? लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लाइक अपन अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे थे MLN, और हमने लिगैंड से किया सब्स्टिट्यूशन और अपने को मिला ये। तो ये हो गया अपना क्या? लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि लिगैंड सब्स्टिट्यूशन जो होती है रिएक्शन कितने टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ये कितने टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है? ये 3 टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, क्या कि लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये 3 टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला करेगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसे शो करेंगे डी से। दूसरा एसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसे शो करेंगे ए से। और तीसरा इंटरचेंज मैकेनिज्म, जिसे शो करेंगे आई से। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना है क्या? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, क्या देखना है अपने को? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। देखो भाई, इसमें क्या होता है? देखो नाम ही शो कर रहा है डिसोसिएटिव, यानी कि रीडिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा होगा? डिसोसिएशन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होगा? अपना कॉम्प्लेक्स ले लिया अपन ने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं शुरू से ही। और इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये स्लो स्टेप होगी। स्लो होगी तो कैसी होगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। और इसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। और ये अपना कैसा बिहेव करता है यहाँ पर? इंटरमीडिएट के जैसा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, तो ये किस तरीके की? 2 तरीके की शेप शो कर सकता है। और वो कौन कौन सी होती हैं अपनी? एक होता है अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और दूसरी होती है अपनी कौन सी? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मेटल, लिगैंड 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 लिगैंड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल कैसी होगी? इस तरीके से होगी। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद फाइनल स्टेप में या फिर सेकंड स्टेप में अपन बोलें तो क्या होगा? ये जो इंटरमीडिएट बना है, क्या बना था इंटरमीडिएट? ML5, ये इनकमिंग लिगेंड के साथ
रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन होगी फास्ट और अपने को क्या मिल जाएगा ML5L'। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है, यदि हम इसके कर्व को बनाएं, रिएक्शन प्रोग्रेस कर्व को बनाएं तो क्या होगा, देखो अपन यहाँ बनाते हैं इस कर्व को। ठीक है, यहाँ पर अपन लेते हैं एनर्जी और यहाँ पर लिया अपन ने एनर्जी और यहाँ लिया क्या, रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, अपन का रिएक्टेंट क्या था, ये, तो ये रिएक्टेंट हो गया अपना। सबसे पहले क्या होगा, ये इंटरमीडिएट में बदलेगा, यानी कि डिसोसिएशन होगा। तो उससे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद ये इंटरमीडिएट, फिर इसके दूसरी ट्रांजिशन स्टेट और देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट को मैं येलो से लिखती हूँ, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये अपना हो गया क्या, इंटरमीडिएट, यानी कि ML5। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या हो रहा है, इसमें अपने को इंटरमीडिएट बनना है, तो मतलब एक लिगेंड ML बॉन्ड टूट रहा होगा, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा, ML5'L, यानी कि ये बॉन्ड टूट रहा है। जबकि ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में क्या हो रहा है, ये लिगेंड आके इस पे जुड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये इंटरमीडिएट हो गया। हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट्स जो होंगे ऑलवेज लेस देन 1 होगा, किससे, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट प्लस 1। एक बार CSIR दिसंबर 2018 में केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा था एक कर्व देकर कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है, और हमेशा याद रखना इंटरमीडिएट की एनर्जी हमेशा कम होगी किससे, ट्रांजिशन स्टेट से। तो बस अब जो भी ये कर्व जानता है वो बता सकता था क्या होगा, ये इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन क्या, एसोसिएटिव मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है अपने को, दूसरे नंबर पर कौन सा था, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, देखो ये अपना लिगेंड, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये इनकमिंग लिगेंड है, ये कौन सी है, स्टेप 1, स्लो रेडिटरमाइनिंग स्टेप। और क्या होगा, एसोसिएशन होगा रेडिटरमाइनिंग स्टेप में, तभी तो इसका नाम क्या दिया होगा अपन ने, एसोसिएटिव दिया होगा। तो अपने को मिलेगा क्या, ये। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 और शेप क्या हुई, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 7। अब ये किसके जैसे बिहेव करेगा, इंटरमीडिएट के जैसे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जिसका, तो उसकी 2 तरीके की शेप हो सकती हैं। कौन कौन सी शेप हो सकती हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और दूसरी हो सकती है मोनोकैप ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और मोस्टली केसेस में अपने को कौन सी मिलेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फिर उसके बाद फाइनल स्टेट में क्या होता है, या फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो अपना इंटरमीडिएट बना है ये डिसोसिएट होगा और अपने को मिलेगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली जो अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली कौन सी मैकेनिज्म शो करते हैं, वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होते हैं शो करते हैं। आगे पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, और यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, वो क्या देने की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ इंटरमीडिएट क्या बताते हैं अपन, लेस स्टेबल बताते हैं इंटरमीडिएट को। तभी तो कहते हैं कि रिएक्टेंट या तो रिएक्टेंट में ही रहेगा या प्रोडक्ट में कन्वर्ट रहेगा, कभी इंटरमीडिएट पे नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट जो होता है मोर स्टेबल होता है देन रिएक्टेंट के। ठीक है, अब तीसरी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि क्या है अपनी
इंटरचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, तीसरा हो गया अपना क्या, इंटरचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, इसके 3-4 फीचर्स होते हैं वो याद रखने हैं। पहला क्या होता है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यानी कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, एक साथ हो रहा है तो नो इंटरमीडिएट, एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं कर रहा है। और नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितना था, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1, तो ट्रांजिशन स्टेट भी कैसी होगी, केवल एक ही होगी, 1 ट्रांजिशन स्टेट। और फोर्थ क्या चीज़ होगी कि ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। ठीक है, जो पहले दो बताए थे डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव, कमेंट्स में बताना कि डिसोसिएटिव कौन सा ऑर्डर में फॉलो करेगी और एसोसिएटिव कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि इंटरचेंज जो मैकेनिज्म होती है वो भी अपनी 2 टाइप्स की होती है। कैसे होती है 2 टाइप की, देखो मैं इसे साफ करके फिर से लिखती हूँ। ये 2 टाइप की होती है। कैसे, एक होती है डिसोसिएटिव इंटरचेंज, और एक होती है क्या, एसोसिएटिव इंटरचेंज। ठीक है, अब देखो इसको शो करेंगे ID से और इसको शो करेंगे किससे, IA से। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा डिसोसिएटिव को ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही होगी, तभी तो इसका नाम उसके बेस पे क्या, डिसोसिएटिव में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा था, बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड जो ब्रेकिंग होगी ना वो डोमिनेंट होगी। क्या डोमिनेंट होगी इसमें, बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेंट करेगी इसमें। ठीक है, वाइल इसमें क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एसोसिएटिव में क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग डोमिनेट करिए, इसका मतलब पहले बॉन्ड यानी कि नया बॉन्ड बना नहीं है, लिगेंड अभी दूर ही है, लेकिन अपने से जो जुड़ा हुआ लिगेंड है वो पहले टूटना क्या हो रहा है, प्रेफर हो रहा है, इसलिए ये बॉन्ड भी लंबा होगा और ये बॉन्ड भी क्या होगा, लंबा होगा। दोनों ही लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स से क्या रहेंगे, इंटरमीडिएट स्टेज से दूर रहेंगे। वाइल इसमें क्या होगा, इसमें एसोसिएशन को अपन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो लिगेंड जो आने वाला लिगेंड है वो पहले जुड़ना प्रेफर करेगा, जबकि ये अपना जो जाने वाला लिगेंड है वो उतना निकलना प्रेफर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर बॉन्ड्स कैसे होंगे, छोटे होंगे, लिगेंड्स क्या होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, क्या, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ना है अपने को, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और इसे शो करेंगे किससे, CaAe। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी
वो किसके बराबर होगी, वो होगी CFSE ऑफ इंटरमीडिएट माइनस CFSE ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन क्या, CFAE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी भी होती हैं वो कैसी होती हैं, माइनस में होती हैं, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक रिलीज होती हैं सिस्टम में से, तभी तो अपन वहाँ माइनस लगाते हैं। तो इसकी मान ली मैंने क्या है, -x है, और इसकी मान ली मैंने क्या है, -y है। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -x + y। ठीक है, अपन जब भी बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो वहाँ अपन कहाँ ध्यान देते हैं, मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हैं, ना कि उनके साइंस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ भी सेम करेंगे, क्या किस पर ध्यान देंगे, अपन ध्यान देंगे मैग्नीट्यूड्स पर। ठीक है, और यहाँ से दो स्थितियाँ बनती हैं। पहली क्या कि यदि अपना CFAE क्या आता है, पॉजिटिव आए, और दूसरी बनती है क्या, CFAE कैसा आए, नेगेटिव आए। अच्छा, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलना कब पॉसिबल है, जबकि y कैसा हो, बड़ा हो x से, तभी तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो इस केस में क्या होगा, y क्या होगा, बड़ा होगा किससे, अपना x से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया अपना कि इसका मतलब हो गया अपना CFSE ऑफ रिएक्टेंट वो कैसा है, ज़्यादा हो गया किससे, CFSE ऑफ इंटरमीडिएट से। इसका मतलब यहाँ इंटरमीडिएट उतना स्टेबल नहीं है जितना क्या स्टेबल है, रिएक्टेंट है। तो अपना कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट में ही रहना चाहेगा, वो इंटरमीडिएट में क्यों जाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। तो अगर अपना कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ रहता है तो अपन उसको क्या बोल देंगे कि अपना कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर्ट है। ठीक है, वाइल यहाँ यदि हमारी नेगेटिव आती है CFAE की वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव कब आएगा, जब x ज़्यादा होगा किससे, y से। x किसके एक्टिवेशन स्टेबलाइजेशन एनर्जी थी, इंटरमीडिएट की। तो ये कैसे आएगा, जबकि x बड़ा होगा किससे, y से। इसका मतलब CFSE ऑफ इंटरमीडिएट वो ज़्यादा है किससे, CFSE ऑफ रिएक्टेंट से। इसका मतलब अब क्या हो गया, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो गया देन द रिएक्टेंट। इसका मतलब अपना कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, अपना लेबाइल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल प्रोवाइड करूँगी, अपन यहाँ देख ही लेते हैं। वहाँ हमें बस कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें याद नहीं रखनी है, और अपन इजीली बता पाएंगे कि कौन सा सिस्टम अपना लेबाइल होगा और कौन सा सिस्टम अपना इनर्ट होगा। ठीक है, तो देखो टेबल बनाना, पहले अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे, फिर अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे, और सारी की सारी बातें कहाँ चल रही हैं, अपनी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चल रही हैं। तो कैसा है अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। HSNE हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो वही मैकेनिज्म दो टाइप की हो सकती है अपनी, कौन कौन सी हो सकती है, एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। ठीक है, इसमें केवल और केवल आपको दो जगह वैल्यूज़ याद रखनी है, बाकी नहीं याद करनी है। ठीक है, तो D1 जैसे यहाँ मेरे बोर्ड पे पूरा आएगा नहीं, तो मैं बस वही दो वैल्यू याद लिख रही हूँ जो आपको याद करनी है, D3 और D8। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ होती हैं 1.8, 1.8, ये होती है 2.0, 2.0। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी D1, D2, D4, D5, D6, D7, D9, D10, वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होने का मतलब जस्ट पहले भी बताया है, CFAE की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स लेबाइल। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन फॉलो कर रहा है।
तो एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव में D3 और D8 ऑलवेज कैसे होंगे, इनर्ट होंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी हम केवल वही वैल्यूज पढ़ेंगे जो हमें याद रखनी है, जो कि नेगेटिव है वो नहीं हम पढ़ेंगे, डी लो स्पिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको याद रखनी है D3, D4, D5, D6 और D7। D7 भी नहीं करना आपको, D8, ठीक है। यहाँ पे ऐसे D7, ये D9, ये D2 और ये D1, ठीक है। आपको याद कौन कौन सी करनी है, D3 करनी है, D4 करनी है, D5 करनी है, D6 करनी है और D8 करनी है, ठीक है। तो D3, D4, D5, D6 और D8, तो इसमें सेम एज इट इज़ होगा जैसे अभी पढ़ा था D3, D8 के लिए, ये 2.0, ये 1.8, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 1.43, ये नेगेटिव होगी। D5 के लिए होगी 0.85, यहाँ 1.14 होगी। D6 के लिए ये होगी 4.0 होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये 3.5 के समथिंग होगी, और ये यहाँ पर सेम D8 के लिए होगी, ये D8 के लिए, ये D6 के लिए, ये D5 के लिए, ये D4 के लिए, ये D3 के लिए। बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, अपने लेबाइल होंगे। और ये किसकी वैल्यू है, सारी की सारी अपनी CFAE की वैल्यू हैं, ठीक है। नेगेटिव होगा तो लेबाइल और पॉजिटिव होगा तो इनर्ट। अब अपन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से फैक्टर्स अपने को लगाने हैं और शो करना है कि कॉम्प्लेक्स अपना लेबाइल है या इनर्ट है, ठीक है। तो अपन उस हेडिंग को बोलेंगे थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी। क्या, थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं जो अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक पढ़ना है अपने को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेशन देखना है, दूसरा देखना है अपने को लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दूसरा हो गया लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। तीसरा हो गया BBT, बैलेंस बैंड थ्योरी। चौथा हो गया क्या, जॉन टेलर, ठीक है। पांचवा हो जाएगा अपना क्या, कि उसकी जो ज्योमेट्री है या फिर जो अपना कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे क्या, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक फैक्टर अपने को देखना है नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन, एक फैक्टर जो अपने को देखना है वो देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एक अपने को देखना है रेडियाई ऑफ सेंट्रल एटम, और एक फैक्टर अपने को देखना है क्या, आयनिक पोटेंशियल, जिसे डिनोट करते हैं किससे, फाई से। अब हम एक एक करके ये सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी फैक्टर प्रैक्टिकली अपन जब एग्जाम में करेंगे तो काम नहीं आएंगे, और जो जो काम में आएंगे उनका मैं सीक्वेंस भी लिखवा दूंगी कि आपको किस सीक्वेंस में वो चीज़ें अप्लाई करनी है, और हमेशा उसी सीक्वेंस में करना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो अभी जितना भी अपन ने क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा तो वो सब किसने बताया होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ही तो बताया होगा। तो सारा की सारा जो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो सब किस में काम आएगी, CFT में काम आएगी। तो अपन कह सकते हैं क्या क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो दोनों से क्या करती है, डील करती है, डील्स विद बोथ। अब मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है। कैसे देखना है अपने को, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी से देखना है। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव आती है तो लेबाइल, पॉजिटिव आती है तो कैसा, इनर्ट। अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने ये सारा कुछ, वो कि पूरा अप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम देखेंगे क्या कि इंटरमीडिएट स्टेबल ज़्यादा है कि अपना रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अपन यहाँ कहाँ क्या चीज़ देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड क्या रिएक्टेंट, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो अच्छे से याद कर लेना, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दूसरा अपन पढ़ना था क्या अपने को, लिगैंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो लिगैंड फील्ड थ्योरी जो है वो किससे डील करती है, होमो और ल्यूमो से करती है। तो यहाँ बेसिकली अपन देखेंगे क्या, ल्यूमो को देखेंगे। यदि अपना जो लूमो है वो लो लाइंग एनर्जी का है तो वहाँ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा। वहाँ इजीली क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और यदि ल्यूमो हाई लाइन एनर्जी का है तो वो कैसा हो जाएगा, अपना इनर्ट हो जाएगा। ये बस याद करने के लिए है, कुछ काम नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं क्या, बैलेंस बैंड थ्योरी, क्या BBT, ठीक है। तो BBT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। कौन कौन सा, D2sp3 और sp3d2। या फिर कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इन वालों को बोलेंगे क्या, इनर ऑर्बिटल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इनको बोलेंगे क्या, आउटर ऑर्बिटल। अब इनको इनर और आउटर कैसे बोल रहे हैं ये देखो। यहाँ पर जो d ऑर्बिटल काम में आता है वो एंटी ऑर्बिटल का होता है, जबकि s और p जो होते हैं वो n-1 के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बाहर वाला d काम में आ रहा है इसलिए इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जबकि यहाँ पर जो d काम आ रहा है वो n-1 है, यानी कि अंदर वाला d ऑर्बिटल काम आ रहा है इसलिए इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। अच्छा बताओ 3d और 4d में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसका जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या कम। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनना है, वो बाहर के d ऑर्बिटल से बनना है। बाहर के d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। और सिग्मा बॉन्ड यदि वीक होगा तो वो इजीली टूट जाएगा और कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, अपना लेबाइल हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड बनना है वो अंदर के d ऑर्बिटल बना रहे हैं, अंदर के d ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म को क्यों नहीं देख रहे, देखो इस केस में जब अपन एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे तो वो किससे डील करेगा, बाहर के ऑर्बिटल से डील करेगा,
ठीक है। जो बॉन्ड बनेगा वो बाहर के डी ऑर्बिटल से आकर ही तो ओवरलैप करके बनेगा। बाहर के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रेफर नहीं करेगा। इसलिए बीबीटी किससे डील करती है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या जॉन टेलर का क्या इफेक्ट होता है, कि जॉन टेलर से कैसे पता करेंगे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, JTD, ठीक है। इसमें सिंपल बात याद रखनी है कि यदि कॉम्प्लेक्स अपना जेड आउट है तो वो कैसा होगा, लेबाइल होगा। एग्जाम्पल D7 और D9, ये दोनों कैसे होते हैं, अपने जेड आउट होते हैं। ये जेड आउट हैं इसलिए ये लेबाइल हैं। इसलिए D7 और D9 के लेबाइल होने का रीज़न क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यहाँ से एक चीज़ भी याद हो जाएगी आपको कि D7 और D9 हमेशा क्या होते हैं, अपने लेबाइल होते हैं। इसके बाद अपने को पढ़ना है क्या, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, अच्छा देखो, जो अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ऑलवेज मोर लेबाइल होगा देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लेबाइल, कैसा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो क्यों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यदि हम बनाते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से मेटल, उसके पास चार कोई लिगेंड जुड़े हुए होंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसको ऐसे में ये हो गया, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल है अपना अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल है, ये कैसा होगा, वैकेंट PZ ऑर्बिटल, ठीक है। ये इसमें प्रेजेंट है लेकिन ऑक्टाहेड्रल में नहीं होता प्रेजेंट। तो अब इनकमिंग जो लिगेंड है वो अबव भी अटैक कर सकता है, बिलो द मेटल भी जो होता है, बिलो द साइड जो होता है वो भी अटैक कर सकता है। यानी कि दोनों की दोनों साइड क्या हो गई, ओपन हो गई अटैक के लिए। इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, मोर लेबाइल होगा देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बाद अपने को फैक्टर देखना है क्या, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, क्या, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इनर्टनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये केवल तभी काम आएगा जब हमें दो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो आपस में कंपेयर करने हैं तभी। ऐसा नहीं है कि एक इनर्ट और एक लेबाइल है तब वहाँ लगा रहे हो, ठीक है। अभी हम आगे सारा के सारा सीक्वेंस देखेंगे, वहाँ अपन देखेंगे। तो ये था छठे नंबर का। 7 नंबर पर जो आता है आपका क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें भी हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या, एक तो ट्रांजिशन स्टेट में का सेंट्रल एटम हो, एक मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो इनर्टनेस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब तक जेड इफेक्टिव अपना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अपने बाहर के जो उसका जेड इफेक्टिव इतना बढ़ जाएगा कि वो लिगेंड को ज़्यादा आपस में ज़्यादा पास में जोड़े हुए होगा तो उसको जाने नहीं देगा, तो इनर्टनेस क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो इनर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी। अब यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू है +3 तो वो होगा कैसा, इनर्ट। ये किसके अंदर बात कर रहे हैं, मेन ग्रुप के अंदर। और ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +3 है तो वो कैसा होगा अपना, लेबाइल। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एक सेंटेंस तो वही होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो इनर्टनेस क्या होगी, इनर्टनेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक बात याद रखना, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन है 4 या इक्वल है 4, ठीक है, तो चाहे वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट का हो
चाहे वो मेन ग्रुप एलिमेंट का हो। दोनों ही केस में कैसा होगा, वो इनर्ट होगा। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, रेडियाई ऑफ सेंट्रल एटम के बारे में। क्या, कौन से नंबर का पॉइंट था ये, 7th 8th नंबर पे रेडियाई ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है। यदि सेंट्रल एटम की रेडियाई इंक्रीज होती है तो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ी, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा लिगेंड पर अट्रैक्शन कम होगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं क्या, कि यदि रेडियाई इंक्रीज होती है तो लेबाइलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। इसी के साथ अपने को पढ़ना है क्या, आयनिक पोटेंशियल। जिसे डिनोट करते हैं फाई से। अच्छा, फाई की डेफिनेशन क्या होती है, मैं सीधे फॉर्मूला बोलूँ तो बोलते हैं क्या, चार्ज अपॉन रेडियस को। अभी जस्ट ऊपर बताया क्या, कि रेडियस बढ़ेगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रेडियस बढ़ा दी तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा चलता है क्या, कि यदि फाई इंक्रीज होगा तो इनर्टनेस भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। कैसे, देखो फाई की इंक्रीज होने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, या तो आप चार्ज को बढ़ा दो या आप रेडियस को कम कर दो। चार्ज बढ़ाओगे यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तभी तो उस पर चार्ज बढ़ेगा, तब भी उसका लिगेंड पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। यदि रेडियस को कम करोगे तब भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और न्यूक्लियस का लिगेंड पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कम होगा। और सब्स्टिट्यूशन कम होगा तो इनर्टनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब फाई इंक्रीज तो इनर्टनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद एक फैक्टर और अपने को देखना है लास्ट एंड फाइनल, वो क्या देखना है, कि यदि मैं चाहूँ 3D से 4D और 4D से 5D, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। और जब से बताया है कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा न्यूक्लियस का लिगेंड पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा तो सब्स्टिट्यूशन कम होगा और कॉम्प्लेक्स की इनर्टनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी और लेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमको काइनेटिक स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पेपर में और किस सीक्वेंस में लगाना है, वो हम एक बार देख लेते हैं। क्या सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री देख के ऑप्शन को कट करेंगे, लेबाइल और इनर्ट को, क्योंकि अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ तो वो मोर लेबाइल हो जाएगा देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को। अगर सेम ज्योमेट्री आ जाती है तो उसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी से। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का भी काम हो जाता है और फिर भी कोई दो चीज़ सेम रह जाती हैं। तो उसके बाद अपन देखेंगे किसको, उसके बाद अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा पार्ट लगाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी नहीं होता है तब सबसे लास्ट में आएंगे अपन किस पर, डी इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपने को क्या क्या देखना है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट और डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अभी हमने इतना कुछ पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो इनको हमको ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में सेट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेबिलिटी। ठीक है। देखो
पहला है T2G6 Eg0, बी है आपके पास क्या T2G3 Eg1, सी है आपके पास क्या T2G5 Eg0 और डी है आपके पास क्या T2G3 Eg0। ठीक है, अब यहाँ देखो पहला ऑप्शन देखो, सारे की सारे किस में भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स T2G लेवल में भरे हुए हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, T2G6 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लो स्पिन हो गया। लो स्पिन D6, वैल्यू कितनी थी एक बार चेक करना, वो थी 4.0 पॉजिटिव में। दूसरा ऑप्शन कहता है आपके पास T2G3 Eg1, यानी कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D4, और ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी थी, नेगेटिव आनी थी। अभी इसको एक बार यहीं छोड़ दो। तीसरा देखो T2G5 Eg0, सारे के 3 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद चौथा और पांचवा भी कौन से लेवल में है, T2G लेवल में है, तो ये कैसा हो गया, लो स्पिन हो गया। और D5 लो स्पिन के लिए जो वैल्यू थी वो थी कितनी, 0.85। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। तो देखो ये क्या है, D3 है, हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमेशा कैसा लेंगे, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म लेंगे। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, 1.8 होती है, 2.0 होती है। ठीक है, अब इन वैल्यू का अकॉर्डिंग जमाएंगे। अपने को कैसे जमाना है, लेबाइलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर की, सबसे कम सबसे ज़्यादा लेबाइल कौन हुआ, जिसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सबसे ज़्यादा लेबाइल होगा। उसके बाद ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव, उन तीनों में सबसे कम वैल्यू किसकी है, D5 वाले की है। तो उसके बाद अपना जो लेबाइल आएगा वो C आएगा, उसके बाद जो लेबाइल आएगा अपना D आएगा, और उसके बाद जो अपना सबसे कम लेबाइल है, सबसे ज़्यादा इनर्ट बोलें तो कौन सा आएगा, A आएगा। तो अपने को इसी तरीके से क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें अपने को इनर्टनेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, सॉरी, T2G3 Eg2, बी है T2G3 Eg1, सी है T2G3 Eg0, और डी है T2G6 Eg0। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। अरे ये क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक बार T2 ऑर्बिटल बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, E में जा रहे हैं। हाई स्पिन D5, हाई स्पिन में D3 और D8 के अलावा सभी वैल्यूज़ कैसी थी, नेगेटिव थी। वैल्यू नहीं पता हमको, क्या पता है बस नेगेटिव है, यानी कि लेबाइल तो है ये। इसके बाद यहाँ आते हैं, ये भी सेम हाई स्पिन है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो सबको क्या मानेंगे कि ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि सबकी ज्योमेट्री क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। ठीक है, तो D4 हो गया। D4 भी कैसा होता है, हाई स्पिन में नेगेटिव होगा। ये लो स्पिन मानो या हाई स्पिन मानो, D3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और यदि मैं इसे हाई स्पिन में इसे डिसोसिएटिव मानूँ इन सारी मैकेनिज्म को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.0, और D6 लो स्पिन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4.0। तो इनर्टनेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कि सबसे ज़्यादा इनर्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इनर्ट अपना D6 होगा, उससे कम D3 होगा। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे हो गई। उसके बाद ये दोनों हाई स्पिन बसते हैं। अच्छा देखो, यहाँ क्या हम ऑक्सीडेशन स्टेट से बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो अपने पास लास्ट फाइनल क्या रहता है, D इलेक्ट्रॉन्स पे जाता है कि जिसमें नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो ज़्यादा इनर्ट। D4 और D5 में नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा हैं, D5 में ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, तो इनर्टनेस भी क्या ज़्यादा। ठीक है, तो ऑर्डर शो करेंगे, सबसे ज़्यादा D इनर्ट होगा, उसके बाद अपना C इनर्ट होगा, उसके बाद A,
और सबसे कम इनर्ट कौन होगा, बी होगा। इसी तरीके से अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के सेशन में अपन ने जाना काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, जाना उसके रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी से, और उसके सारे के सारे थ्योरेटिकल जो भी पैरामीटर्स हैं उसको शो करने के लिए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।